साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए सीधे आज के सेशन की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं टुडे सेशन में क्या क्या होने वाला है। देखिए, तो टुडे सेशन की बात करें, सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कल की करंट अफेयर जो हमने कराई है उसमें से रैंडमली 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद में टुडे करंट अफेयर यानी आज की करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में एमपी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। उसके बाद में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के प्रश्नों को आपको कराया जाएगा। उसके बाद में रिसेंट एग्जाम्स क्वेश्चन, यानी कि जैसा कि आपको पता है अभी हाल ही में एनटीपीसी सीबीटी 1 की आंसर की आ गई है। उसके बाद में एसएससी सीजीएल 2021 की आंसर की आ गई है और उसके बाद में आपकी यूपी ट्रिपल एससी पीटी की भी आंसर की आ गई है। तो इन एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सीधे एग्जाम पेपर का स्क्रीनशॉट खींच करके हम आपके लिए लेकर आएंगे, जिससे आपको ये अंदाजा लगता रहे कि आखिर लेवल क्या चल रहा है एग्जाम्स का। ठीक है, तो उन प्रश्नों के बारे में भी हम आपको डिटेल में जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब जो लोग भी देते हैं उनका नाम वीडियो के अंत में स्क्रीनशॉट के साथ में दिखाया जाता है। उसके बाद में टुडे होमवर्क, यानी आज भी हम आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछने वाले हैं, जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। कोविड-19 वैक्सीन तक पहुंच बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसके साथ में साझेदारी की है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल या फिर स्नैपचैट? आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि गूगल के साथ में यहाँ पर जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एक यहाँ पर साझेदारी की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा आर्थिक आपातकाल घोषित किया गया है? पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन या फिर अफगानिस्तान? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि श्रीलंका के द्वारा यहाँ पर आर्थिक आपातकाल घोषित किया गया है। क्यों ये स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, चीन ने किस तरह से श्रीलंका को धोखा दिया है, ये सारी बातें हम आपको वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। जहाँ पर चीन से संबंधित एक प्रश्न जो है यूपी एनटीपीसी में पूछा गया था, उस प्रश्न में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर या फिर 5 सितंबर? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ही हमारा रिवीजन समाप्त होता है। अब हम शुरू करने वाले हैं 4 सितंबर 2021 टुडे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिटेल में जानकारी देते हुए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी कौन से राज्य के द्वारा की जाएगी? राजस्थान, बिहार, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि गुजरात राज्य सरकार के द्वारा 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी की जाएगी। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, गुजरात सरकार 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी करेगी। इस संबंध में रक्षा उत्पादन विभाग और गुजरात राज्य सरकार के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। ठीक है, इस द्विवार्षिक कार्यक्रम में लगभग 100 देशों के भाग लेने की उम्मीद है। यह 10 से 13 मार्च 2022 तक गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इससे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था। डिफेंस एक्सपो में क्या होता है, तो विभिन्न देश जो है वो अपनी अपनी जो है डिफेंस की चीज़ें ला करके दिखाते हैं कि किस तरह से उनके यहाँ सारी चीज़ें उपयोग में आ रही हैं, क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो डिफेंस एक्सपो का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो गुजरात राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रश्न अभी हाल ही में यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था, तो ये इस प्रश्न से संबंधित जानकारी भी हमने आपको इसी एक प्रश्न में ही दे दी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद के T64 इवेंट में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि प्रवीण कुमार ने रजत पदक जीता है यहाँ पर T64 इवेंट में। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T64 स्पर्धा में यहाँ पर रजत पदक जीता है। प्रवीण कुमार ने 2.07 मीटर की छलांग लगाई, जबकि ग्रेट ब्रिटेन के जोनाथन ब्रूम ने स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखिएगा, प्रवीण कुमार ने रजत पदक जीता है और इसी स्पर्धा में जोनाथन ब्रूम ने स्वर्ण पदक जीता है। इस जीत के साथ में टोक्यो पैरालंपिक में भारत की पदक तालिका 2 स्वर्ण पदक, 6 रजत और 3 कांस्य पदक सहित कुल मिलाकर के 11 पदक जो है वो भारत के पास में आ गए हैं, जो टोक्यो पैरालंपिक जापान की राजधानी टोक्यो में खेला जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने किस पशु को अपना राज्य पशु घोषित किया है? एशियाई शेर, हिम तेंदुआ, हिमालयी भालू या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर बी यानी कि हिम तेंदुआ को यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने अपना राज्य पशु घोषित किया है। कुछ जानकारी आपको देते हैं तो देखिए, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में हिम तेंदुआ को अपना राज्य पशु और ब्लैक नेक क्रेन को अपना राज्य पक्षी घोषित किया है। जैसा कि आपको पता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो जितनी भी नई चीज़ें यहाँ पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो राज्य पशु किसको बनाया है? याद रखिएगा, हिम तेंदुआ को राज्य पशु बनाया है और ब्लैक नेक क्रेन को राज्य पक्षी घोषित किया है। यह बड़ा अपडेट 2019 में केंद्र शासित प्रदेश को तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य से बनाए जाने के बाद में आया है। जैसा कि हमने आपको बताया, 2019 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया गया था। ठीक है, इससे पहले ब्लैक नेक क्रेन जो है वो जम्मू कश्मीर का राज्य पक्षी हुआ करता था, जो 5 अगस्त 2019 तक अस्तित्व में रहा है, जब तक कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग नहीं किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न महत्वपूर्ण बनेगा, जो सौकर झील है वो लद्दाख में स्थित है, क्योंकि यह अभी चर्चा में बनी हुई है। सौकर झील तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र कहाँ पर है? तो ये भी आपका लद्दाख में ही स्थित है, सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने मंगल मिशन पर निगरानी कार्य हेतु प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर विकसित किया है? पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान या फिर म्यांमार? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी यानी कि चीन ने यहाँ पर मंगल पर निगरानी के लिए प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर विकसित किया है। कुछ जानकारी देते हैं, देखिए। तो चीन भविष्य की मंगल मिशन पर निगरानी कार्य करने के लिए एक प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर विकसित किया है। प्रोटोटाइप दिखने में रोबोटिक हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी के समान है, जिसे नासा ने अपने मंगल मिशन के लिए विकसित किया है। जैसा कि आपको पता है, कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि अमेरिकी स्पेस कंपनी नासा ने यहाँ पर मंगल मिशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपना एक हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी बनाया है। उसी प्रकार से उसी को देखते हुए चीन ने भी अपना एक जो है हेलीकॉप्टर यहाँ पर बनाया है। चीन ने मई 2021 में मंगल ग्रह पर अपने पहले मंगल मिशन में मंगल पर रोवर उतारा, जिससे वह ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इससे पहले यूएसए ने ऐसा किया है। हमने आपको बताया, इंजेन्युटी जो हेलीकॉप्टर यूएसए का है वो मंगल पर पहुंच चुका है। उसके बाद में चीन ने यहाँ पर प्रयास किया, ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। आगे बढ़ते हैं। एक ही पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली पैरा महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? अवनी लाखेरा, दीपा कर्माकर, दीपा कुमारी या फिर भवानी सिंह? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए यानी कि अवनी लाखेरा जो है वो एक ही पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। देखिए कुछ जानकारी। तो अवनी लाखेरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 स्पर्धा में 445.9 स्कोर के साथ में कांस्य पदक जीता और पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है, साथ ही चीन की झान क्यूपिंग ने पैरालंपिक रिकॉर्ड स्कोर के साथ में स्वर्ण पदक जीता है इसी स्पर्धा में। और जर्मनी की नताशा हिल्ट्रॉप ने रजत पदक जीता है SH1 प्रतियोगिता में, जहां पर अवनी लाखेरा ने कांस्य पदक जीता है। लाखेरा ने 19 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में भी स्वर्ण पदक जीता था। तो भारत को पैरालंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? अवनी लाखेरा ने ही। और अब कांस्य पदक भी जीत लिया है। तो एक ही पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? अवनी लाखेरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र किसे दिया गया है? चंडीगढ़, हजरत निजामुद्दीन, कानपुर जंक्शन या फिर चारबाग रेलवे स्टेशन? आंसर की बात करते हैं। सही आंसर ए यानी कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को यहाँ पर उच्च गुणवत्ता के लिए 5 स्टार प्रमाण पत्र दिया गया है। किसके द्वारा? FSSAI के द्वारा। देखिए, तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र यहाँ पर दिया गया है। मानक खाद्य भंडारण और स्वच्छता प्रथाओं का पालन करने वाले स्टेशन को FSSAI द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र उन स्टेशनों को प्रदान किया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने में मानक स्थापित करते हैं। ठीक है, तो स्टेशन पर यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिल सके, उसके लिए जो भी प्रयास करता है उनको यह प्रमाण पत्र दिया जाता है FSSAI के द्वारा। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को अभी हाल ही में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहां से हम शुरू करते हैं 4 सितंबर 2021 मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। FSSAI द्वारा स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का दर्जा किसे दिया गया है? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, खंडवा? आंसर की बात करें, सही आंसर है सी यानी कि इंदौर को यहाँ पर FSAI द्वारा स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया गया है। देखिए,
तो इंदौर की 56 दुकान और सराफा चौपाटी की मशहूर ईट स्ट्रीट स्टोर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा मिला है। तो FSSAI की फुल फॉर्म देख लीजिएगा। FSSAI की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। 56 दुकान को भारत में दूसरा क्लीन स्ट्रीट फूड हब घोषित किया गया है। 2 वर्ष के लिए वैध FSSAI का प्रमाणीकरण कचरा निपटान आज जैसी सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और एक प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण बनेगा, इंदौर स्वच्छता श्रेणी में लगातार 4 साल से पहले स्थान पर काबिज है। और यहाँ पर राजधानियों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है वो स्वच्छता श्रेणी में पहले स्थान पर काबिज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किस शहर में फूड प्रोसेसिंग उद्योग लगाए जाने की घोषणा की है? इंदौर, सीहोर, बुधनी या फिर भोपाल? आइए आंसर देख लें। सही आंसर है सी, यानी कि बुधनी में यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग उद्योग लगाए जाने की घोषणा यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बुधनी में जल्द ही फूड प्रोसेसिंग उद्योग लगाया जाएगा। बुधनी के लकड़ी के खिलौनों के काम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने के लिए क्लस्टर उद्योग माध्यम से उद्योग भी प्रारंभ किए जाएंगे। ठीक है, तो बुधनी में यहाँ पर लकड़ी के खिलौने भी बनते हैं। ठीक है, तो इनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने का भी प्रयास किया जाएगा। बाकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी हाल ही में बुधनी में जो भी विकास कार्य हुए हैं इनका उद्घाटन करने के लिए बुधनी सीहोर में आए थे। एक प्रश्न महत्वपूर्ण बनेगा, रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के बुधनी सीहोर में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कई बार व्यापम के एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहां से हम शुरू कर रहे हैं स्टैटिक जीके का छुपा रुस्तम क्लास सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत का पहला समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? जॉनी वॉकर, J.A. हिक्की, रूडयार्ड किपलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था। तो भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा बंगाल गजट के नाम से शुरू किया गया था। ठीक है, यह एक साप्ताहिक पत्र था जो 1779 में कोलकाता में शुरू किया गया था। कहाँ पर? कोलकाता में। कब? 1779 में शुरू किया गया था जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हुआ करता था? यूपीपीसीएस में यह एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। हिरण, शेर, हाथी या फिर गैंडा? आंसर देख ले। सही आंसर है बी, यानी कि शेर इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु हुआ करता था, बाघ से पहले। याद रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु एशियाई शेर हुआ करता था। शेरों की संख्या कम होने की वजह से 1973 में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। 1973 में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। द टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश सांखेला को द टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यूएस ओपन किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन? आंसर देख लें। सही आंसर सी, यानी कि टेनिस से संबंधित है यूएस ओपन। कुछ जानकारी देते हैं। देखिए, तो यूएस ओपन टेनिस का एक ग्रैंड स्लैम है। एक साल में कुल 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं होती हैं। क्रम से देख लेते हैं तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद में यूएस ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन ओपन होता है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश? आंसर की बात करें, सही आंसर है ए, यानी कि जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा स्थित है। देखिए, तो 2 पर्वतों के बीच से गुजरने वाले एक सकरे रास्ते को हम दर्रा कहते हैं, और जो बनिहाल दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रश्न यहाँ पर एनटीपीसी में पूछा गया था कि बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो याद रखिएगा, बनिहाल दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2021, यूपीएससी 2021 और एसएससी सीजीएल 2021 में आए हुए प्रश्न सीधे परीक्षा के पेपर से स्क्रीनशॉट खींच करके आपके लिए लेकर के आए हैं। देखिए, एनटीपीसी में आए हुए कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में कौन एक अच्छा वीणा वादक था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या फिर चंद्रगुप्त प्रथम? आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त जो है वो यहाँ पर ऐसा पहला राजा था जिसके सिक्कों पर जो है यहाँ पर बीड़ा बजाते हुए इसकी फोटो भी दिखाई गई है। तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। यह प्रश्न भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य का एक राजा समुद्रगुप्त जो बीड़ा बजाने के लिए भी प्रसिद्ध था। ठीक है, और इसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए इसकी आकृति भी जो है यहाँ पर अंकित की गई है। प्रश्न पूछा जाता है किसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए एक राजा की आकृति है? तो वो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर है। ठीक है, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? नूरजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर रजिया सुल्तान? आंसर की बात कर लें, सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण अजमेर में करवाया था। ठीक है, 2.5 सीढ़ी का जो मतलब चबूतरा है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनवाया गया था, और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही शुरू करवाया गया था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। और
फिरोज शाह तुगलक ने इसमें थोड़ा बहुत कार्य भी करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया था? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है यहाँ पर एग्जाम में। व्यापम ने भी कवर किया, एनटीपीसी ने भी कवर किया। तो एनटीपीसी के 2021 के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। 3 फरवरी को जो एग्जाम था वही आपको पेपर यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो बांग्लादेश के विरुद्ध सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक लगाया था। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। विश्व में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले टेस्ट और वनडे में वो सचिन तेंदुलकर ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। FAO के सोफिया 2020 डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? चीन, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे या फिर अलास्का? सही आंसर है चीन। चलिए चीन के बारे में आपको बता दें। देखिए, चीन ने अभी श्रीलंका से हम्बनटोटा जो बंदरगाह है कुछ समय के लिए यहाँ पर किराए पर लिया था, और श्रीलंका ने बड़ी आसानी से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चीन के बारे में थोड़ी एक कहानी आपको बताते हैं। अब क्या हुआ, चीन के पास है बड़ी बड़ी जहाज़ है, बहुत बड़ी बड़ी जहाज़ें हैं मछली पकड़ने वाली। ठीक है, तो अब क्या करता है, चीन हम्बनटोटा बंदरगाह पर आता है अपनी बहुत बड़ी 5-6 जहाज़ों को लेकर के, और जितनी भी वहाँ पर मछलियाँ होती हैं उन सारी मछलियों को जाल में फंसा करके लगभग 2-3 करोड़ टन मछलियाँ जो हैं यहाँ पर पाई जाती हैं श्रीलंका के समुद्र में। तो वहाँ पर उसको पूरी मछलियाँ लेकर के चला जाता है। अब श्रीलंका कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी कर चुका है। इससे क्या हुआ, इससे जो है श्रीलंका का, देखिए मुख्य व्यवसाय क्या है, मछली उत्पादन ही है। तो श्रीलंका के व्यवसाय पर यहाँ पर असर पड़ा है, और श्रीलंका को यहाँ पर आर्थिक आपातकाल भी लगाना पड़ा है। कल हमने आपको आर्थिक आपातकाल के बारे में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर श्रीलंका को आर्थिक आपातकाल लगाना पड़ा है। तो याद रखिए, चीन भाई किसी का भी नहीं है। ठीक है ना, सबके साथ में यहाँ पर धोखा करता है। ठीक है, चलिए, और वहाँ पर उसके पास में दक्षिणी चीन सागर है ही है, तो दक्षिणी चीन सागर में इतनी मछलियाँ पाई जाती हैं, इधर हम्बनटोटा से ले लेता है। तो इस तरह से यहाँ पर FAO की एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया कि सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन चीन में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल के प्रश्न के उत्तर की बात कर लेते हैं। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर है विटामिन डी। हमने कल आपसे प्रश्न पूछा था कि सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है। आइए देखते हैं किस किसने सही आंसर दिया है। तो राहुल मालवीय ने विटामिन डी बताया है, सचिन पारस ने विटामिन डी बताया है, धर्मेंद्र सूर्या ने यहाँ पर विटामिन डी बताया है, काफ़ी अच्छी जानकारी दी है कि 1912 में इसकी खोज की गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र सूर्या जी। उसके बाद में ज्योति मांझी ने विटामिन डी बताया, अवंतिका शुक्ला ने विटामिन डी, हिमांशु मिश्रा गुड मॉर्निंग। उसके बाद में पूजा दांगी विटामिन डी, और उसके बाद में सर 2021 का ऑल स्टैटिक जीके। ठीक है, ऑल स्टैटिक जीके पर हम बहुत जल्द एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं 2021 के। उसके बाद में सुनील कुशवाहा ने विटामिन डी बताया है, माया वर्मा ने विटामिन डी बताया है, पुरुषोत्तम परमार ने विटामिन डी बताया है, और सेवक वर्मा ने विटामिन डी बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। ऐसे ही कमेंट करते रहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए, एक दूसरे का कमेंट जरूर पढ़ लिया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न क्या है, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए आज का प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, प्रश्न गौर से पढ़ लीजिए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन के नाम पर टेलीग्राम पर है, सर्च करके उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और सारी PDF वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।